ओके, अगर मेरी आवाज़ जो है वो ना आए किसी को तो बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा कि किसी को आवाज़ आ रही है या नहीं। सो हमारे जो है वो टॉपिक है एक्सआरडी मींस एक्सरे डायफ्रैक्शन है। और जो ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है या जो भी चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई हैं वो इस बुक से हैं, जो कि बी डी गोलिटी की बुक है। तो अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन इससे लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं बस इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वही बताऊंगा इसमें। सो सबसे पहले आते हैं कि क्या कंडीशन होती है डायफ्रैक्शन की। तो डायफ्रैक्शन की कंडीशन में जो पीछे हमने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने यंग डबल स्लिट में पढ़ा हुआ है, इसके अलावा नैरो स्लिट में पढ़ा हुआ है डायफ्रैक्शन होती है, और हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या कंडीशन क्या होती है? डायफ्रैक्शन की कंडीशन ये है कि अगर आपके पास सपोज करें कि जो स्लिट की सेपरेशन है या गैप है वो अगर बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हमारे पास जो है, एक मिनट में ये पॉइंटर ले लूँ। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो अगर वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और स्लिट की सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो बेंडिंग होगी ज़रूर, मींस डायफ्रैक्शन होगी ज़रूर, लेकिन हमें जो है वो रीजनेबली हमें पता नहीं चलेगा, इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। इसमें भी देखें, अगर आप गैप को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं लेकिन अभी भी ये गैप जो है वो लार्जर है और जो हमारी वेवलेंथ है वो स्मॉलर है, तो अभी भी बेंडिंग हो रही है, लेकिन ये भी प्रोमिनेंट नहीं है। हमें जो है वो बहुत स्ट्रेट लाइन भी नज़र आ रही है, तो ये भी अभी प्रोमिनेंट नहीं है। इससे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में जो है वो वेवलेंथ अब हमें ज़्यादा नज़र आ रही है, मीन्स ये वाला गैप हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन जो स्लिट की सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब है अब हमें प्रोमिनेंटली ये वेव जो है वो बेंड होती नज़र आ रही है। सो डायफ्रैक्शन की जो कंडीशन है, मेन कंडीशन वो क्या होती है कि स्लिट की सेपरेशन जो है वो या तो लेस होनी चाहिए वेवलेंथ से, जो भी हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ से, या वो इक्वल होनी चाहिए। इस पे हमें प्रोमिनेंटली जो डायफ्रैक्शन है वो नज़र आएगी। सो ये पीछे जितने भी हमने केसेस पढ़े थे वो केसेस क्या थे, वो हमने विजिबल लाइट यूज की हुई थी, मींस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी और उन सब में हमने विजिबल लाइट यूज की थी। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हमारे पास जो है वो बहुत तरह की होती हैं, मींस उसकी 7 फैमिलीज हैं। और उन 7 फैमिलीज में सबसे जो है वो पहले गामा रेज आएंगी, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। सो हमने विजिबल अभी तक यूज की हुई है। विजिबल की वेवलेंथ है 10⁻⁻⁷ और एक्स रेज या इनविजिबल कह लें, जो हमें नज़र नहीं आती, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब सोचा ये गया कि विजिबल से तो हमने देख लिया डायफ्रैक्शन, तो क्या हम इन्हीं स्लिट्स के जरिए इस एक्सरेज की भी डायफ्रैक्शन देख सकते हैं? तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है और हमारे पास जो स्लिट सेपरेशन है वो इतनी कम हो नहीं सकती, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जिससे हम ये डायफ्रैक्शन जो है वो पॉसिबल हो सके। अगर तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि वेवलेंथ जितनी कम है उतनी ही स्लिट सेपरेशन भी कम होनी चाहिए। सो इस केस में हम फिर क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो हम एक्सरेज डायफ्रैक्शन करवाएंगे बाय क्रिस्टल्स। मतलब हमारी जो बुक में भी लिखा हुआ है बाय क्रिस्टल्स लिखा हुआ है। ये क्रिस्टल लिखने का भी एक पर्पस था। वो क्या था वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये बात बता दूं कि एक्सरेज जो है वो असल में उसका नाम जो है वो एक्स रेज तो बाद में पड़ा था, पहले ये रोजन रेज या रॉन्जन रेज थी। मींस ये साइंटिस्ट जो है वो रॉन्जन था, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो रॉन्जन रेज था। लेकिन बाद में इसको आसान करने के लिए, जस्ट जैसे हम अल्फा बीटा गैमा कोई भी ए बी सी डी कुछ भी कह देते हैं, तो इसका नाम हमने एक्स रेज रख दिया। तो अब ये एक्स रेज की डायफ्रैक्शन हमने करवानी है। इसके लिए हमें पता है कि नेचुरली जो है वो हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स, मतलब हर चीज़ ही क्रिस्टलाइड स्ट्रक्चर रखती है। तो अभी यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो है मेटल का क्रिस्टल। सो मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर हम देख रहे हैं कि एटम्स हैं और एटम के दरमियान कुछ ना कुछ गैप भी मौजूद होता है। और वो देखा गया कि जो गैप है दो एटम्स के दरमियान ऑलमोस्ट उतना ही है
जितना के एक्सरेज की वेवलेंथ थी, मींस 10⁻⁻10 ऑलमोस्ट। ये वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही है। तो इसका मतलब है कि हम अगर डायफ्रैक्शन देखना चाह रहे हैं थ्रू एक्सरेज, तो हम इन्हीं क्रिस्टल्स की ही देख सकते हैं। तो हम इससे एक्सरेज से हम किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को नहीं हम स्टडी कर सकते, बल्कि हम इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को जरूर स्टडी कर सकते हैं। तो अब डायफ्रैक्शन पॉसिबल है किनके थ्रू? क्रिस्टल्स के थ्रू। इस वजह से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि एक्सरेज डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। सो बुक के अंदर, फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, जो कि जिसमें ये दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो है वो कुछ प्लेन्स हैं, इसी तरह से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और कुछ उसकी प्लेन्स हैं। पहली प्लेन को मैंने पी पी प्राइम कहा हुआ है, फिर सेकंड वाली प्लेन है, फिर थर्ड वाली, और हर प्लेन के दरमियान इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी। और जो एक्सरेज थी वो पहली उसकी रे मैंने ड्रॉ की, वो आई और आने के बाद पहली प्लेन से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गई। दूसरी जो है वो एंटर हुई सेकंड प्लेन पे आई, सेकंड से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब अगर इनमें देखा जाए तो गैप कितना होगा, मींस के कौन सा जो पाथ लेंथ है वो ज्यादा कवर कर रहा होगा। तो यहाँ से नजर आ रहा है हमें जो रे नंबर 1 है वो शॉर्टर पाथ उसने कवर किया, रे नंबर 2 ने ज्यादा पाथ कवर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रे नंबर 2 है वो कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है। तो एक्स्ट्रा किस तरह से निकलेगा? अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, तो इस जगह पे बाकी जो पीछे पीछे रेज हैं वो दोनों सेम है, तकरीबन सेम पाथ है। और अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, यहाँ पे भी ये दोनों रेज सेम पाथ की हैं, लेकिन ये वाला जो पाथ है ये एक्स्ट्रा पाथ है, जिसको मैंने बी सी और बी प्राइम कहा हुआ है। तो ये पाथ जो है वो एक्स्ट्रा है, और इस पाथ को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। और जाहिर है कि ये दो दफा है, एक इधर बी सी और एक सी सी बी प्राइम। सो जो हमारा पाथ डिफरेंस है, और जब हम इस पे फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं तो हमारे पास ये ब्रैग्स लॉ आता है, जो कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो इसका मतलब है कि ये अब हमारे पास जो एक्सरेज में डायफ्रैक्शन की कंडीशन या जो इक्वेशन लगेगी, वो लगेगी ये वाली 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। टू किस वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पाथ लेंथ जो है वो इसने दो दफा कवर की हुई है, पाथ डिफरेंस जो है वो 2 टाइम्स आएगा। सो ये डायफ्रैक्शन टेक्निक जो है ये असल में यूज क्यों होती है? ये किसी भी क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है, या उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए यूज होती है। सो पहली चीज अब हमें जो यहाँ तक पता चली वो ये थी कि अगर स्लिट के पैरेलल लाइट गुजारी जाए, तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा डी साइन थीटा। और अगर जो है वो अगर हमारे पास जो स्लिट है और उसमें अगर हम किसी एंगल से लाइट को फॉल करवाएंगे, तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा 2d साइन थीटा। सो पहली चीज जो पीछे हमने पढ़ी थी वो ये वाली थी, जो कि ग्रेटिंग और नैरो स्लिट वाले केस में, जिसमें हम पैरेलल लाइट पास करवा रहे थे, उसमें पाथ डिफरेंस आ रहा था डी साइन थीटा। लेकिन इस वाले केस में हमने किसी एंगल पे थ्रो करनी है, और इसमें जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आएगा 2d साइन थीटा। ओके जी। नेक्स्ट है जो हमारे पास ये डिवाइस यूज होगी XRD के लिए। तो इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें एक सोर्स है, जो कि एक्सरे सोर्स है, ये किसी एंगल पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम सैंपल को रखते हैं, यहाँ से हम डिटेक्ट करते हैं लाइट को, मींस ये जो डायफ्रैक्ट लाइट होती है उसको। और ये जो सैंपल है और जो ये डिटेक्टर है ये रोटेट होना शुरू हो जाते हैं, ताकि हम पूरे के पूरे क्रिस्टल को ही देख सकें। मींस हम सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं फोकस करवाते, हम पूरे के पूरे क्रिस्टल को देखते हैं। वो भी मैं बताता हूँ कि पूरे क्रिस्टल को देखना क्यों जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जो एक्सरेज हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि ये पीपीएससी में कुछ अगर क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, तो वो क्या आ सकता है कि ये जो सोर्स है ये किस चीज का यूजुअली बनाया जाता है? तो ये सोर्स बनाया जाता है, कॉपर इस टारगेट होता है, और इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, और इसमें से कुछ एक्सरेज इमिट होती हैं। वो एक्सरेज किस कैरेक्टर की होती हैं? के अल्फा और के बीटा कैरेक्टर की प्रोड्यूस होती हैं एक्सरेज, जो यहाँ पे यूज होती हैं। लेकिन जो के बीटा वाली रेज हैं वो हम यहाँ पे यूज नहीं करते, उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, मीन्स उनको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, निकल का एक फिल्टर लगाया होता है उससे। और क्यों एब्जॉर्ब करवाते हैं? क्योंकि ये हाई एनर्जी की वेव्स होती हैं, और हमारा जो सैंपल है वो डैमेज हो सकता है इनसे, इसी वजह से इनको एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। दूसरा ये बात कि इनकी इंटेंसिटी कम होती है, मींस इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होती है? के अल्फा की। और इस वजह से हम XRD प्रोसेस में के अल्फा एक्स रेज को यूज कर रहे होते हैं, के बीटा को हम यूज नहीं करते।
ओके, अब इस पूरी डायग्राम को समझने के लिए अगर ये देखा जाए कि ये डायग्राम क्या है, इस डायग्राम में ये एक्सरे सोर्स है, यहाँ पे ये हमारे पास सैंपल है, ये गोनियोमीटर है। गोनियोमीटर का मतलब होता है ये घुमाएगा इस चीज को, रोटेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये डिटेक्टर लगा हुआ है। अब इसको देखने के लिए जस्ट ये कुछ 20 सेकंड की वीडियो है, इसको ज़रा देखिएगा कि ये हमें जो है वो किस तरह से ये लाइट आ रही है और किस तरह से सैंपल पे टकराने के बाद डिटेक्टर में जा रही है, और अब क्या किस तरह से ये डिटेक्शन होगी। तो जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे पीक्स भी बन रही हैं। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा उस सैंपल का वो कुछ इस तरह का होगा, ये जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ग्रीन में। तो सैंपल भी रोटेट हो रहा है और डिटेक्टर भी रोटेट हो रहा है, और जहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे हमें ये पीक नज़र आती है, बाकी जगह पे हमें डिस्ट्रक्टिव में ये लाइन नज़र आती है। सो हमारे पास एक पैटर्न असल में आ रहा होता है जो कि इंटेंसिटी के दरमियान और 2θ के दरमियान एंगल एक ग्राफ प्लॉट होता है। सो इंटेंसिटी और 2θ में ये ग्राफ हमारे पास, जब भी हम कोई XRD करवाएंगे, मींस किसी भी सैंपल की XRD आप करवाते हो, तो उसमें आपको जस्ट रिजल्ट के तौर पे ये ग्राफ दिया जाता है। इस ग्राफ से आपने ये अंदाज़ा लगाना है या ये बताना है कि आपका क्रिस्टल क्या क्या, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरह का क्रिस्टल है, वो FCC है, वो BCC है, या वो क्या चीज़ है। फोन मांग रहा तेरा। सर काइंडली दोबारा बताइए, जो इंटेंसिटी आती है ये किस चीज़ की इंटेंसिटी है, जो सैंपल हमने रखा है उसकी इंटेंसिटी बता रही है? जी सर सवाल ये है कि जो इंटेंसिटी जो ग्राफ में शो हो रही है, जी 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 सर वो सैंपल की इंटेंसिटी होती है कि उसमें कौन कौन सा मटेरियल पाया जा रहा है, वो मैं या अभी जो बीम और पीक्स के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि पीक्स क्या शो करती हैं, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। तो फिलहाल हमारे पास जो है वो मैंने ये बता दिया कि आपके पास जो है वो पीक्स जनरेट होंगी किसी भी क्रिस्टल पे जब आप एक्सरे फॉल करवाओगे। तो वो किस तरह से पीक्स आती हैं, वो क्या मशीन है जिसके ज़रिए से ये आ रही होती हैं। तो अभी तक तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है मशीन तक। अब आते हैं ग्राफ पे, मतलब ये ग्राफ हमें क्या बताएगा। तो XRD पीक्स के बारे में अब बताते हैं कि उसकी पीक की पोजीशन हमें क्या बताएगी, या नंबर ऑफ पीक्स क्या बताएंगी, उसकी इंटेंसिटी क्या बताएगी, या विड्थ क्या बताएगी। तो अब यहाँ पे सपोज करें ये मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे डिफरेंट तरह की पीक जनरेट हो रही हैं। ये म्यूट ही कर लें, बाकी सारे जो है वो म्यूट कर लें फिलहाल, अगर कोई अनम्यूट है। ओके, तो एक मिनट में चैट देख लूं। ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लेंगे, ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैसे लेंगे, मींस वो हमने नहीं लेना, वो क्रिस्टल ने खुद देना। जिस तरह जिस एंगल पे वो क्रिस्टल पड़ा होगा, अगर वहां पे लाइट पड़ते ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, हमें स्टार्टिंग में भी पीक मिल जाएगी। और अगर वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो स्टार्ट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ शो हो रहा है, इस ग्राफ में सबसे पहले देखें कितने एंगल पे, तकरीबन ये 8 डिग्री एंगल होगा जिसपे हमें ये पहली पीक नजर आ रही है। उसके बाद फिर आगे जाके ये तकरीबन 18 डिग्री एंगल होगा जिसपे अगली पीक नजर आ रही है। फिर हमें तकरीबन ये 27 डिग्री एंगल होगा जिसपे अगेन पीक नजर आ रही है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट एंगल्स पे ये पीक नजर आ रही है। ये पीक्स असल में शो क्या कर रही हैं, इस पीक में देखें, इन पीक्स में कुछ एक ही सैंपल है लेकिन डिफरेंट तरह की पीक्स हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन, मींस एक पीक जो है वो 8 डिग्री पे है, दूसरी 18 डिग्री पे है, तीसरी 27 डिग्री पे है, चौथी जो है वो 32 डिग्री पे है। ऐसा क्यों है, मतलब ये डिफरेंट एंगल्स पे ये पीक्स क्यों आ रही हैं। तो हम पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोजीशन की, कि ये पोजीशन ऑफ पीक हमें क्या बता रही है। तो इसमें देखें यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फिलहाल मैंने आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। तो इसमें देखें प्लेन्स देखें, अगर आप प्लेन की डायरेक्शंस देखेंगे, ये जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपके पास ये जो अभी मैंने यहाँ पे येलो जो एरो लगा हुआ है, ये फर्स्ट प्लेन सपोज करें, 1 0 प्लेन है सपोज। अब इसमें इस प्लेन में देखें यहाँ पे जो डी डिस्टेंस है वो डिफरेंट है,
जो दूसरी वाली प्लेन्स हैं, जैसे कि 1 1 प्लेन अगर मैं यहाँ पे शो करवाऊँ तो इसमें जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा। अगर मैं ये 2 1 वाली देखूँ तो ये देखें ये कितना कम डिस्टेंस लग रहा है। अगर मजीद आप कोई और डिस्टेंस देखोगे तो वो और कम होगा, जैसे ये 4 1 वाला, ये और मजीद डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट प्लेन, जो प्लेन्स होती हैं उनके दरमियान डी डिफरेंट होता है, वो एक जैसा नहीं होता। तो लेकिन क्या ये सब में ऐसे होता है, मीन्स हर क्रिस्टल में क्या ऐसे होता होगा? हर क्रिस्टल में नहीं, लेकिन मोस्टली क्रिस्टल में ऐसे होता है। हाँ, जिसमें नहीं होता इस तरह का, मीन्स अगर सारे के सारे डी सेम है, वो सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल है, उसको कहा जाता है सिंगल क्रिस्टल। वो सिंगल क्रिस्टल में हो सकता है कि वो बनाया इस तरह का जाए कि जिसमें सिर्फ एक तरह की प्लेन्स एग्जिस्ट करती हों, और वो बनाए जाते हैं। सिलिकॉन का अक्सर क्रिस्टल जो है वो ऐसे बनाया जाता है कि वो सपोज 1 1 या 1 0 0 प्लेन का है, तो उसमें पूरे क्रिस्टल के अंदर 1 1 0 प्लेन ही होगी, या 1 0 0 प्लेन ही होगी, जिस तरह वो बनाया जाएगा वैसा ही होगा। लेकिन जो आम कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर स्पेसिंग डिफरेंट ही होती है हर प्लेन की। तो अब यहाँ पे है क्या कि क्यों ये पीक पोजीशन डिफरेंट है? इसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे डी डिफरेंट है। डी का मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब आप ब्रैग्स लॉ लगाते हो, इस ब्रैग्स लॉ में देखें जो एन है वो फर्स्ट मैक्सिमा, एन को आपने 1 पुट करना है। लैम्डा जो आप एक्सरेज यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है। इसका मतलब है जो आपके पास राइट साइड है इस इक्वेशन की ब्रैग्स लॉ की, वो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। राइट साइड कांस्टेंट है क्योंकि आपने एन की जगह पे 1 पुट कर दिया और लैम्डा की जगह पे आपने वो वेवलेंथ पुट कर देनी है, जो कि आप लाइट यूज कर रहे हो एक्सरेज, वो आपको पता होगी। उसके बाद रह क्या गया हमारे पास, लेफ्ट साइड पे 2d साइन थीटा रह गया। टू भी कांस्टेंट है, डी साइन थीटा, ये दो वेरिएबल चीजें हैं। डी भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज होगा। चूंकि राइट साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट बनाने के लिए राइट साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डी की वेरिएशन हो रही है, जैसे डी इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा को डिक्रीज होना पड़ेगा। प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है अगर कोई एक चीज इंक्रीज होगी, दूसरे को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे डी को इंक्रीज करता हूँ, तो इसका मतलब होगा साइन थीटा डिक्रीज होना चाहिए, और अगर साइन थीटा डिक्रीज होना चाहिए तो इसका मतलब है थीटा को भी डिक्रीज होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसी पीक्स आएंगी। सपोज फर्स्ट वाली पीक को देखें, ये 1 0 वाली, यहाँ पे इसमें डी सबसे ज्यादा नजर आ रहा है हमें। अगर डी सबसे ज्यादा है तो इस इक्वेशन के मुताबिक डी अगर ज्यादा होगा तो साइन थीटा कम होना चाहिए, साइन थीटा अगर कम होगा तो थीटा भी कम होना चाहिए। इसका मतलब है जो सबसे कम थीटा पे जो पीक बन रही होगी, ये वाली, ये कौन सी वाली पीक होगी? ये 1 0 प्लेन वाली, जो सबसे हाई डी है, मतलब जिसका सबसे लार्ज डी है, उसकी जो पीक बनेगी वो सबसे कम थीटा पे पीक बनेगी। तो इसका मतलब है ये 1 0 वाली जो प्लेन की जो आपके पास आ रही है पीक, वो सबसे कम थीटा पे आ रही है। उससे नेक्स्ट वाला, ये वाली जो पीक आ रही है जो कि 18 डिग्री पे आ रही है, ये कौन से वाले डी की हो सकती है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट प्लेन्स हैं, डिफरेंट डीज हैं, तो कौन सी हमें सेकंड वाला डी कौन सा बड़ा लग रहा है? वो ये है 1 1 प्लेन। तो 1 1 प्लेन जो है वो आपके पास सेकंड नंबर पे आ जाएगी। इसके बाद अब देखें इसी फिगर से कौन सी हमें लग रही है जिसका डी ज्यादा है, तो वो हमें लग रही है ये 1 3 प्लेन। ये 1 3 में ज्यादा है। उसके बाद फिर 2 1 प्लेन, इसका डी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वो है। फिर इसका आएगा, और लास्ट में सबसे जो कम वैल्यू है वो आएगी। इसका मतलब है डी अगर सबसे ज्यादा है, एंगल सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे डी जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, थीटा इंक्रीज करता जाएगा। सो हमारे पास जो ये पीक्स आ रही होती हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, जो पीक्स आ रही होती हैं वो क्या शो कर रही होती हैं? वो डी शो कर रही हैं कि डिफरेंट प्लेन्स में डी की वैल्यू डिफरेंट है। सो इस चीज से हमें ये आइडिया हुआ कि पोजीशन जो है वो हमें बता रही है डी की वैल्यूज के बारे में बता रही है। 1 मिनट में चैट स्टार्ट कर लूँ, मीन चैट पढ़ लूँ। सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो पीरियोडिक होता है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्यों डिफरेंट होती है? यहाँ पे देख लें, अगर आप ये पीरियोडिसिटी भी देखें, पीरियोडिक जरूर है। अब यहाँ पे देखें, ये अगर आप ऊपर से देखेंगे, हर एटम के नीचे एटम पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप ऊपर से देखें तो बिल्कुल पीरियोडिक है। लेकिन अगर मैं ये लाइंस लगा रहा हूँ तो ये देखें ये कैसे लग रही हैं, ये स्ट्रेट भी आप ये भी प्लेन बना सकते हो। प्लेन तो ऐसी भी बन सकती हैं, मतलब ये वाली भी प्लेन्स बन सकती हैं। प्लेन इस तरह की भी बनाई जा सकती हैं। मीन्स प्लेन तो आप फिर किसी भी तरह की प्लेन आप बना सकते हो ना। इसका मतलब है कि चाहे वो
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और सेम ऑर्डर में और जो है वो सेम अरे चल रही है एटम्स की, लेकिन जब आप उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में देखोगे तो प्लेन के दरमियान डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। इसकी एग्जांपल ये है, जैसे आप अगर एक क्यूब लेते हो, मींस कमरे में ही आप खुद देख लें, कमरे के अंदर अगर आप एक प्लेन लेते हो जो कि है आपकी एक दीवार, इस दीवार को आप प्लेन मान लो क्योंकि इसमें 4 एटम्स हैं, कॉर्नर पे 4 एटम्स हैं, ये दीवार जो है वो एक प्लेन है। अब आप डायगनली प्लेन को देखो, डायगनली का मतलब है आप एक कॉर्नर से दूसरे अदर एंड वाले कॉर्नर पे जाओ, वो प्लेन देखेंगे, वो डिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो इसका मतलब है कि सेम क्यूब के अंदर ही डी या प्लेन्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है। अगर आप दो प्लेन्स लेते हो, कोई सपोज पहली दीवार फर्स्ट वॉल पे और सेकंड वॉल के दरमियान अगर आप डी देखोगे वो डिफरेंट होगा, ऑपोजिट वॉल के साथ आप देखोगे वो डी डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि डी डिफरेंट हो सकता है सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर भी, लेकिन एक केस में डी सेम भी रहेगा। वो कौन सा केस होगा? उस केस को कहा जाता है सिंगल क्रिस्टल। वो सिंगल क्रिस्टल बनाया जा सकता है और वो पॉसिबल है, मींस वो भी बनता है। और उसकी मैं आपको बताता हूँ कि पीक कैसी शो होगी। किसी को पता है वैसे कि क्या हो सकता है कि अगर सिर्फ सिंगल क्रिस्टल हो, सिंगल क्रिस्टल का मतलब है डी एक ही हो, उसका उसका डी चेंज ना हो रहा हो, तो उसकी पीक आपको कहाँ नजर आएगी, किस किस एंगल पे नजर आएगी? क्या हर एंगल पे नजर आएगी या सिर्फ एक आध एंगल पे ही नजर आएगी? क्या लगता है, किसी को आइडिया अगर हो तो, सर अगर कोई आनी तो बोलना एक चाहे। ही चाहिए। क्या होगा? सर आनी तो और एक एक से भी ज्यादा नजर चाहिए। हाँ, आनी एक ही चाहिए। इसका मतलब है अगर सिंगल क्रिस्टल है तो उसकी सिर्फ एक शार्प पीक आनी चाहिए और